यूपी में बाहर आने वाली है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से निपटने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए यूपी सरकार ने राज्य की तरक्की का प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी उन कंपनियों को यूपी में लाने पर फोकस कर रहे हैं जो वैश्विक महामारी के चलते चीन से पलायन कर रही हैं, वहां से अपना व्यापार समेटना चाहते हैं। खुद यूपी सरकार के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि चीन से पलायन करने वाली इंडस्ट्रीज को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव, इसके साथ साथ कैपिटल सब्सिडी देने पर भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही पॉलिसी में निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधन किए जाने पर भी चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जहां तक पॉसिबल होगा, जहां तक संभव होगा, उद्यमियों को छूट आदि देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सतीश महाना ने ट्वीट किया तो मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन की परिस्थितियों में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक प्रोडक्ट, एक उद्योग जो है एक प्रोडक्ट के इस यूपी सरकार के कॉन्सेप्ट को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मजदूरों को अपने अपने जो है इलाकों में ही, उन्हीं के जिलों में ही काम मिल जाए। तो एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर काम करने की तैयारी है, ये कॉन्सेप्ट है। इस बीच में योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित करने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन उनको करवाना होगा। महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहना होगा। अब इस बाबत मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, इसमें परिधानों को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, इसके साथ साथ चीनी मिलों को चलाने की अनुमति दी है। इसके साथ साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा। तो एक तरफ यूपी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं आरबीआई ने यह संकेत दिए हैं कि पूरी दुनिया मंदी की तरफ जाने वाली है। हालांकि G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था पर अभी ज्यादा असर पड़ने का अनुमान नहीं है और देशों की तुलना में बेहतर हम करेंगे, ऐसा अनुमान है। और साथ ही अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी कर चुका है। 2020 when I spoke to you last, the macroeconomic and financial landscape has deteriorated. On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank play an important role in meeting the long-term funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs. These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, in addition to, of course, relying on their own resources.
In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of rupees 25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. And NHB will be allotted rupees 10,000 crore for supporting housing finance companies. तो योगी सरकार जान भी जहान भी के नक्शे कदम पर चल रही है और कोरोना से जंग के साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर M.K. अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ जो बारीकी से योगी सरकार के हर एक कदम पर नजर रखे हुए हैं। वीरेश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बैठक हुई है, संयुक्त बैठक हुई है, क्या प्लान तैयार हुआ, क्या प्लान है योगी सरकार को इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में खींचने का? देखिए, जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में भी ये चुनौती है, इसका एहसास मुख्यमंत्री को है। मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदल देना उन्हें आता है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती जब तक ये सरकार अब से बनी है मुख्यमंत्री के सामने है, लेकिन इसे अवसर में कैसे बदला जाए उसकी प्रक्रिया कल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने औद्योगिक विकास मंत्री से बात की, उनके साथ मीटिंग की और साथ ही साथ अपने प्रमुख सचिव को लगाया, वित्त के जो प्रमुख सचिव हैं उनको लगाया और औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव हैं उनको लगाया और कहा कि इसको कैसे अवसर में बदलना है। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, प्रस्ताव शुरू हो गया है और उसका नतीजा देखने को मिला कि शाम होते होते आर.के. तिवारी जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया कि सशर्त शर्तों के साथ 11 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें खोल दिया जाए, जिसका नाम आपने अपने दर्शकों को अभी सामने रखा। लेकिन जो स्ट्रेटजी है सरकार की उसमें यह है कि चीन में बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अब कारोबार नहीं करेंगी। ऐसा जो खबर है, ऐसे सोर्सेस से खबर और जो तथ्य है सरकार के पास है, उन कंपनियों के लिए उचित माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाए, क्योंकि सस्ता लेबर के फिराक में वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश इसका ऐसा माहौल बने, ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, ऐसी तैयारी की जाए कि वो कंपनी जो चाइना से अपने उद्योग धंधों को समेट कर बाहर निकलने की कोशिश में है, वो सभी उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना निवेश करें। उत्तर प्रदेश में वीरेश, बाकी जो पॉइंट आप रख रहे हैं, इस पॉइंट पे फिर एक सवाल ये उठेगा कि अभी भी अगर हम माहौल ही तैयार करते रहे, अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार करते रहे, तो इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसे में जो वहां से अपना व्यापार समेटना चाहती हैं उनको तो जल्दी इन्वेस्ट कहीं पर करना है, उनको जल्दी अपना उद्योग लगाना है, तो ऐसे में इसको तो बहुत कम वक्त में ज्यादा काम करने की जरूरत है और उतने क्या हम तैयार हैं। मैं इस सोच की जरूर सराहना हो सकती है। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरफ सोच रही है इसमें कोई शक नहीं कि यह सराहनीय है, लेकिन यह कितना आसान है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा और इसमें प्राथमिकता होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का, उसमें जीवन दान देने का। ये सर्वोत्तम मौका है। खास तौर पर मैं इसलिए सर्वोत्तम मौका कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ से पलायन किए हुए, चाहे मजदूर हों, चाहे युवक हों, चाहे और पढ़े लिखे वहाँ के समाज के लोग हों, वो सब इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हैं और वो विश्व की तमाम कुरीतियों को, तमाम कुप्रबंधन को देखते हुए आज शायद उनको ये एहसास हो रहा होगा कि हमें अपने रूट से जुड़े रहना होगा। कम से कम वो लोग जिनको शहरों में कुछ नहीं मिल रहा था, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर कुछ नहीं मिल रहा था, और आज अगर किसी ने शरण दिया है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने ही उनको शरण और जीवन दिया है। और आगे का भी मॉडल अगर हम देखते हैं तो हम लोग भी निरंतर इसी पर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाए, जीवंत किया जाए, क्योंकि जानबूझ करके ये खराब
किया जा रहा था काफ़ी दशकों के साथ में। शहरों में भी रोजगार नहीं मिला, शहरों में भी उत्पादन कोई खास नहीं बढ़े। ये तो एक मुद्दा हुआ कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इस ओर शायद सरकार अभी बहुत जागृत नहीं है। एमएसएमई की बात करते करते वो चले जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज के उद्योगों पर, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है उनकी प्रोफेसर बातों एम के पर। अग्रवाल, मैं आपसे ये अब समझना बात चाहूंगा, आती आपने 11 कहा उद्योगों कि को ये खोलने की मौका बात है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि ये वाकई उत्तर प्रदेश और भारत के लिए एक मौका है। लेकिन सवाल ये है कि जो चीन से पलायन करने जा रहे हैं उनको हम आकर्षित कैसे करेंगे, हम क्या बताएंगे, कैसे उनको अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अगर एक चीज़ देखिए तो आज के दिन उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे नहीं है, और बाकी जैसी आवश्यकताएं होंगी उसके अनुसार हम पूरा कर सकते हैं। सरकार ने काफ़ी हद तक ज़मीन को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया था उद्योगों के लिए, और बुंदेलखंड तो इससे अच्छा फर्टाइल एरिया हो ही क्या सकता उद्योगों के लिए, कि वहाँ पर हम उद्योगों को काफ़ी हद तक उद्योगों को ला सकते हैं। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, यानी कि अगर हम देखें तो अगर एक साझा रणनीति उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरीखे राज्य मिलकर के बनाते हैं, पानी की समस्या भी यहाँ पर नहीं है। और अगर श्रमिकों का देखें तो उत्तर प्रदेश के श्रमिक, ज़्यादातर श्रमिक दूसरी जगह जाते हैं, अगर उनको यहीं पर वहाँ के अनुरूप ही अगर वेतन मिलता है, उनको मजदूरी मिलती है, तो मेरे ख्याल से ये सर्वोत्तम एक मॉडल हो सकता है। लेकिन इसमें समय नहीं गंवाना होगा, इसमें बयानबाजी की बजाय सॉलिड काम करना होगा। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बाद में बताना चाहिए, पहले उनको आश्वस्त करना होगा, क्योंकि जो बाहर का निवेशक होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वो हमारी बयानबाजी पर नहीं जाएगा, वो ये देखेगा कि आपने क्या क्या मॉडल, क्या क्या उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। और मुझे लगता है अभी सरकार को इसमें चाहिए कि 3 से 5 दिन के अंदर एक ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट तैयार करके केंद्र सरकार से भी उसकी स्वीकृति ले ले, क्योंकि ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अकेले करेगा, ये सारी रणनीति बना करके इनको सामने आना होगा। क्योंकि मुझे लगता है अभी 2-3 दिन ही हुआ इनको, तो केवल अभी चर्चा ही हुई होगी, जैसा कि अभी जिस प्रकार से यहाँ पर बातचीत आ रही है। प्रोफेसर एम के अग्रवाल, जिस ब्लूप्रिंट की आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि योगी सरकार क्या सोच रही है इस दिशा में। वीरेश, जैसा कि प्रोफेसर एम के अग्रवाल कह रहे हैं कि इस तरह का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा जो अपने आप में अट्रैक्ट करे लोगों को, क्या उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया है? इसके साथ साथ चाइना की वो कौन कौन सी कंपनी होगी और किस किस सेक्टर की वो कंपनी होगी, इस बारे में सरकार के पास, सरकार का कोई आकलन है कि वो यूपी में आकर इन्वेस्ट कर सकती है, कोई विशेष सेक्टर? देखिए, जो अर्थशास्त्री अग्रवाल साहब का सवाल है, उसी पर 2 एंगल पर सरकार काम कर रही है। मैं दर्शकों को बता दूं, एक तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। जो लोग मुंबई से, दिल्ली से, अन्य प्रदेशों से अपने गांवों में पहुंचे हैं, उनको कैसे वहां रोजगार दिया जाए। ऐसे तभी हो सकता है जब सूक्ष्म और लघु और ग्रामीण उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार इस तरह से काम कर रही है, इस पर शुरू हो गया है काम, और जो मंत्री हैं संबंधित, उस विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन सबसे बात होकर उनको एक काम सौंप दिया गया है कि इस एंगल पर काम किया जाए। क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ये सरकार की पहले से योजना है कि हर जिले की जो खासियत है उसे उभार कर लाया जाए, उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। तो इस व्यवस्था को जो पहले से चल रही थी उसमें और तेजी लाया जाए, एक बिंदु रहा। दूसरा बिंदु रहा कि जो भारी उद्योग हैं, जो चीन से पलायन करके अब वो रास्ता खोज रहे हैं कि हम दूसरे किस ऐसे देश में लगाएं, कैसा जहां निवेश करें, जहां सस्ते मजदूर या श्रमिक मिल सके, उसके लिए जो माहौल बनाने की प्रक्रिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने बना दिया है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, ड्राफ्टिंग शुरू हो गई हैं। न केवल ये अभी विचार के स्तर पर है कि बल्कि इसमें लोग लग गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, आलोक टंडन औद्योगिक विभाग के जो मुखिया हैं वो लग गए हैं, वित्त विभाग के संजीव कुमार मित्तल जो अपर मुख्य सचिव हैं वो लग गए हैं, यानी लोग लग गए हैं, टीम लग गई है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भारी उद्योग हैं उनको निवेश उत्तर प्रदेश में कराया जाए, और उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे जो स्टेट हैं भारत के, उसमें जाएं। इससे बेहतर है कि सरकार ये चाहती है कि हम ऐसा माहौल, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दें, नोएडा एनसीआर में दे दें, बुंदेलखंड में दे दें और पूर्वांचल में दे दें कि वो लोग आएँ। तो इसके लिए न केवल सोच विचार चल रही है बल्कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल बैठक हो गई मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की, औद्योगिक विकास मंत्री के साथ, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा कि इस चुनौती के बीच अवसर की तलाश कैसे की जाए। ये जो पॉइंट आप वीरेश कह रहे हैं, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसको हम मौके के तौर पर देख रहे हैं, अवसर के तौर पर देख रहे हैं, वैसे में दूसरे देश भी इसको इस ताक में होंगे कि जब वहां से पलायन करें तो उनको हम अपनी ओर खींचे। इसमें पाकिस्तान भी है और हमारे पड़ोसी मुल्क भी हैं। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, तो फिर हम ऐसे में कितने प्रबल दावेदार हैं और देशों की तुलना में? देखिए, हम जो है और देशों के मुकाबले बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर पर जिस प्रकार से भारत सरकार आज संजीदा है, जहां एक और अपने नागरिकों को बचाने के लिए संजीदा है, वहीं पर उद्योग धंधों को विकास करने के लिए भी संजीदा है। अब हमें यहाँ करना क्या होगा कि देखिए, ये बैठक हुई, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा जो कहना है कि इसमें बहुत ही विस्तृत और बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और किन देशों के दूतावासों से बातचीत हो रही है, इसमें केंद्र सरकार की सहयोग लेना होगा। मसलन जापान हमारे लिए ज़्यादा मुफीद पड़ता है कि वो हमारे साथ ज़्यादा आ सकता है, जिस प्रकार से हमारी उसकी मित्रता है। इसी प्रकार से जो अगर और कंट्रीज़ को हम उठा करके देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी कंट्रीज़ हमारे साथ आने को तत्पर हैं, ख़ास तौर पर वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग हैं। और हम ये भी कहते हैं कि एक साथ आप 20 मत लाइए, एक साथ 20 आएंगे भी नहीं, आप 2-4 को लाइए तो एक माहौल बनता है, जब पीछे पीछे तमाम खुद आएंगे। तो यहाँ पर प्रयास क्या करना होगा, एक जीरोइंग करनी, बहुत फोकस्ड रूप में और बहुत संजीदगी के साथ करना होगा कि किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ें। और बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो या तराई का यहाँ पर एरिया है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। प्राकृतिक तौर पर भी अगर आप देखें, ज़मीन के तौर पर देखें, नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरे ख्याल से अगर हम वहाँ फोकस करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी ज़मीन को लेकर के। तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम इस ओर आते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उतनी ज़मीन उपलब्ध करा पाना आसान नहीं होगा। तो हमें ज़मीन भी देखना होगा, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है उनको ज़रा बड़ा लैंड चाहिए होता है और बेहतर एक खुला वातावरण चाहिए होता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ऑलरेडी हम बुंदेलखंड को एक हब बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम तैयार कर रहे हैं। रेल नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त हमारा बुंदेलखंड में, और इसी प्रकार से हमारे पूर्वी संभाग में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के साथ प्लस पॉइंट आज के दिन क्या है कि हम बिजली के मामले में बेहतर हैं, सड़क के मामले में बेहतर हैं। इसी प्रकार से लेबर के मामले में हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश से बेहतर लेबर कहीं नहीं है। ये ध्यान रखते हुए अगर हम करेंगे तो फोकस करके जितनी जल्दी पहले 5 उद्योग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, यानी कि अब योगी सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। उनको कोरोना से जंग तो लड़नी है, उससे पार पाना ही है, साथ साथ में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक इस दिशा में भी अन्य राज्य भी पीछे नहीं है। हमें जानकारी जी बिल्कुल, वो भी कंपटीशन में बिल्कुल है। वीरेश के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा। ऐसा मत सोचिए कि अन्य राज्य पीछे बैठे हुए हैं। वीरेश, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है कि योगी सरकार इस पूरी कवायद के जरिए जो पलायन करके उत्तर प्रदेश में मजदूर आ गए हैं उनको यहीं पर बसाने का मौका, क्योंकि इसी तरह की सोच हमने उत्तराखंड में भी देखी है कि वहां पर बाकायदा एक समिति बना दी गई है, जो उत्तराखंड में लोग आ गए हैं अपने घरों में वापस आ गए हैं, रिवर्स पलायन करके उनको वहीं पर रोकने के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं? तो क्या उस दिशा में योगी सरकार भी सोच रही है कि जो आ गए हैं तो उनके लिए यहीं पर नौकरी भी हो, वो वापस ना जाए दूसरे शहरों की तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2 स्तरों पर काम कर रही है। एक स्तर वो है कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मझोले उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और उत्तर प्रदेश की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर पहले से काम कर रही है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जब मुंबई में जाकर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर सकते हैं, जब कर्नाटक में जाकर, गोवा में जाकर, पंजाब में जाकर उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, अपनी मेहनत से वहां रंग ला सकते हैं, वहां औद्योगिक क्रांति कर सकते हैं, और तो
क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये शक्ति है उत्तर प्रदेश की और इस शक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की है और इसी तरफ सरकार बढ़ चुकी है। क्यों? जो मजदूर मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से आए हैं अपने गांव में, अपने रूट्स की तरफ आगे बढ़े हैं, तो जैसा कि अर्थशास्त्री मिस्टर अग्रवाल कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। जैसा कि प्रधानमंत्री जब इन्वेस्टर समिट में लखनऊ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत उम्मीद है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और उसी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार काम बढ़ा चुकी है, कोशिश कर रही है और कोशिश ही एक तरीका है, क्योंकि चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश मुख्यमंत्री और उनकी टीम कर रही है और दो स्तर पर काम हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरीके से कि जो चीन से बड़ी कंपनियां पलायन कर रही हैं उनका निवेश उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए भी तैयारी शुरू की जा चुकी है। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जैसा कि अर्थशास्त्री अग्रवाल साहब ने कहा कि अगर गाजियाबाद एनसीआर में हम इन्वेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा जमीन लेना मुश्किल होगा। इसी को सोचते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने की, पूर्वांचल को आगे बढ़ाने की कोशिश कई साल पहले से, यानी जब से सरकार आई है उससे शुरू कर दी है। ये बिल्कुल, तो दो स्तर पर, दो लेवल पर आप कह रहे हैं विदेश की काम कर रहे हैं। प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग के मामले में बहुत बेहतर करें, उत्तर प्रदेश की बात करूं, छलांग बहुत लगाई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि धरातल पर ईज ऑफ डूइंग जो जिस मामले में हम थर्ड करीब तीसरे पायदान पर है, तो उस हिसाब से काम हुआ नहीं। अब सवाल यह है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या हम तैयार हैं, क्या हम कि कोई कंपनी आए और सीधा जाकर वो यहाँ पर काम करने लगे। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी यहाँ पर आकर सीधा सेटल हो सकती है, कौन से सेक्टर में अब इतने तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो जापान की कंपनियां हैं वो हैवी मैन्युफैक्चरिंग की हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तमाम कंपनियां हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए अगर आप देखते हैं तो बुंदेलखंड से मुफीद जगह और क्या हो सकती है। रिलेटिवली आप वहाँ पर देखें तो पोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट का देखें, ठीक है, वहाँ अपने यहाँ पानी की समस्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से और तमाम उद्योगों को देखना होगा कि किस प्रकार के उद्योग ये ला सकते हैं। अगर हम देखते हैं बहराइच को, इस बेल्ट को पूरा उठाकर देखते हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अगर ये बेल्ट उठा करके हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धता भी पर्याप्त है। और सड़क के लिहाज से अगर देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से देखें बेहतर काफ़ी हैं। और अगले साल भर में जिस प्रकार से इस पर काम होने वाला है तो हमारे पास वो प्रॉब्लम भी नहीं है। उड़ान स्कीम के तहत छोटे छोटे जो एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन में है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो वो उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज नहीं है जो 5 साल पहले हुआ करता था। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। गांव में भी आप देखिए 18 से 20 घंटे की बिजली आ रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। सोलर प्लांट की तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है सोलर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बिल्कुल। अब आवश्यकता यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मत भूलिए, किसानों को मत भूलिए, उनके उपज का बेहतर दाम दिलाने की कोशिश करिए, उसकी प्रोसेसिंग भी ग्रामीण स्तर पर हो, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल, इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मुझे आपको हमारी बेहतर पॉइंट रोकना पड़ रहा है। प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश, आपका भी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मौका जरूर है और इस मौके को, इस अवसर को भुनाना चाहिए भी, लेकिन जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से पार पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में अगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अगर हम आकर्षित करने में कामयाब हो जाते हैं तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है प्रदेश सरकार का, वो वाकई दूर की कौड़ी फिर नहीं है, वो बहुत नज़दीक हो जाएगा अगर ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।